हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर। हमने पिछले लेक्चर में मेट्रोलॉजी को स्टार्ट किया था और एक्चुअली मैं 15 लेक्चर में इसके कंप्लीट कर चुका था पहले 2-3 साल पहले। तो हमने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है लेक्चर नंबर 16 से। ये लेक्चर नंबर 17 है इसका। जो पार्ट हमने पहले नहीं पढ़ा था उसको हम पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे मेट्रोलॉजी को। लास्ट टाइम में लेक्चर जो 16 था उसके एंड में मैं आपको एरर्स बता रहा था और लास्ट में मैंने आपको 0 एरर्स बताए थे जो कि सिस्टमेटिक एरर्स में आता है। सेकंड टाइप के जो एरर आते हैं वो मेरे को आपको पढ़ाना है जिसका नाम है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स का मतलब क्या है, जिसका जो रीज़न है जो पता नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, जो रैंडमली होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने बहुत सारे सीरीज ऑफ रिपीटेटिव मेज़रमेंट किए, बहुत सारे मेज़रमेंट किए आपने सेम कंडीशन पे सेम इंस्ट्रूमेंट से। तो ये जो वेरिएशंस हो सकते हैं अनकंट्रोलेबल होते हैं और रैंडमली होते हैं। ठीक है, रैंडमली का मतलब अचानक से हो गए, रैंडमली। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ रैंडम होती है मैं आपको बता दूं, तब उसका रीज़न तो आप फाइंड नहीं कर सकते, उसकी वेरिएशंस को तो आप मतलब क्यों हो रहा है ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, बट उसको एक प्लॉट में हम दिखा सकते हैं, मतलब एक ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी गलतियों का, एरर्स का, वो किस जोन में आएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब हम मतलब इनको रैंडम एरर्स को स्टडी करते हैं तो हमें एक पता होना चाहिए कि ये हम लोग करते क्या हैं इसमें। हम लोग इसमें सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं। जो भी आपके जैसे मेज़रमेंट्स हैं, मान लो आपने n मेज़रमेंट्स करे, ठीक है, और मान लेते हैं इसका, पहले तो मैं ये बता दूं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आता है। आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बेल शेप का ग्राफ आता है इसमें। इसको पढ़ेंगे हम आगे अभी बहुत अच्छे से। तो रैंडम एरर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, स्टैटिक्स के हेल्प से निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से। कैसे, सबसे पहले हम इनकी मीन वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। मान लो जैसे इसको समझना पड़ेगा आपको। मान लो आपने बहुत सारे एरर्स आपके आए V4 V5 V6 ऐसे ऐसे एन आपने इसमें मेजरमेंट करे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, वैल्यूज़ हैं जो आपने मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम एक इसका मीन निकालते हैं। मीन क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन अप टू VN अपॉन N निकालेंगे। इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। और जितने भी ये, एक मैं आपको बता दूं, जो एरर्स होते हैं ये मीन वैल्यू के आसपास रहेगा। क्लियर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला मैं अगर आपको बताऊं, V माइनस वी बार का स्क्वायर अपॉन एन समेशन प्लस माइनस अंडर प्लस और माइनस दोनों, इसको हम करते हैं सिग्मा से डिनोट, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा। ठीक है, मतलब रीडिंग एक मीन वैल्यू से कितनी डिस्पर्स हुई है, दूर गई है, ये इसका मेज़र है। तो हमने क्या करना है, ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है, ये इसको वी आई लिख देते हैं इसको, और समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन, ये प्रॉपर तरीका है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, पहले का वी माइनस वी, ठीक है, प्लस V2 माइनस वी बार का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, अप टू VN माइनस वी बार का स्क्वायर अपॉन N अंडर रूट में। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसमें कर सकते हैं। क्लियर। तो मतलब रैंडम एरर इस तरह का है जैसे लाइक फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन के कारण कुछ गलती हो रही है तो अब ये हाथ में नहीं है ना, रैंडमली हो गया, कई बार हुआ कई बार हुआ ही नहीं, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एरर। ठीक है,
तो ये जो मीन वैल्यू है हमारी, हम्म, ये इसी जोन में आता है ना। तो अगर रैंडम एरर की बात करूं तो जो ये मैंने आपको ग्राफ बनाया, ये वाला जो है इस जोन में, ये इसको बोलते हैं रैंडम एरर, रैंडम एरर। और जैसे जैसे मतलब आप जितनी ज़्यादा इसमें रैंडम एरर को पता कैसे करते हैं मिनिमाइज, हम बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सारा मतलब कैलकुलेशन, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको उतना ज़्यादा कम होता रहता है ये, ठीक है। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, जो रैंडम एरर्स हैं, रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग? बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ, कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आप करोगे उतना ज़्यादा हम इसको कम कर सकते हैं। कैसे? क्यों? देखो जैसे प्रिसीजन होता है, अब ये बात का सॉल्यूशन क्या है। प्रिसीजन होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? रिपीटेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा उतने ज़्यादा फ्यू रैंडम एरर्स आएंगे, देयर विल बी फ्यू रैंडम एरर्स, कम होंगे रैंडम, जितना ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। तो यानी कि रैंडम एरर्स किस पे डिपेंड करता है? यानी कि प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंडम एरर्स। इस बात को आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। जो बेल शेप का ग्राफ बना है, इसके जो ये वाला हिस्सा होता है इसको रैंडम एरर बोलते हैं हम लोग, क्लियर। और तो जितना ज़्यादा आप ट्रायल करेंगे, जितना ज़्यादा आप ट्रायल करेंगे, वो जो ये जो ग्राफ आएगा वो उतना ही बारीक होता जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा देखो ये कम होता रहेगा। इसको बात को समझाऊं? देखो यार, अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता। जैसे ट्रायल नंबर है, जैसे जितना आप ट्रायल कर रहे हो, और ये मेजर्ड वैल्यू है, यहाँ पर सेंटर में इसका क्या आएगा? मीन वैल्यू आएगी। तो ये तो आ गई हमारी मीन वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्रायल को बढ़ाओगे, ये जो इसकी चोंच है उतनी पतली होती रहेगी। मतलब जैसे जैसे ट्रायल बढ़ाओगे, रैंडम एरर इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर आपने ट्रायल इतना किया तो और कम हो गया, और कम हो गया, फिर शून्य, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है हमारी? मीन वैल्यू, सेंटर वाली। मान लो आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो किधर आ रही है? यहाँ है, कि आपकी ट्रू वैल्यू आ रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिस्टमैटिक एरर क्या होगा, वो ये होगा। अगर ये ट्रू वैल्यू है, आनी चाहिए थी ये एक तरह की मीन वैल्यू, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टमैटिक एरर, जो मैंने आपको बताया एक तरह से, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है, ये आपकी एक तरह से मेजर्ड वैल्यू कह सकते हैं। इसके मीन आपने निकाला है ना, मेजर्ड वैल्यू है ये वाला पॉइंट, क्लियर। इनके और ये रैंडम है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। पिछले लेक्चर में आपने अगर सिस्टमेटिक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना पढ़ा दे रहा हूँ कि काम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप सिस्टमेटिक एरर को निकालोगे वो तो ईजिली निकाल दोगे यार डिफरेंस करके, लेकिन रैंडम एरर को ईजिली नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है वेरिएशन निकालने के लिए, क्लियर है।
तो इस तरीके से आपको ये चीज़ मेरी समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर, और हम इसमें जो अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंटरचेंजेबिलिटी का, कि इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहते हैं, ये प्रिंसिपल क्या है इंटरचेंजेबिलिटी का, इस चीज़ को हम लोग डील करते हैं। तो हेडिंग डालिए इंटरचेंजेबिलिटी। इंटर इंटरचेंजेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक्स बताता हूँ। ये हमने एरर्स वगैरह इसलिए मेट्रोलॉजी में सबसे पहले पढ़े कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, कोई भी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है तो इसमें प्रोडक्शन और डिज़ाइन दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए इसको। किसको? कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है किसको फुलफिल करेगी? एक तो प्रोडक्शन को भी और उसके डिज़ाइन को भी फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब आप इसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आनी चाहिए वो मीन वैल्यू, मतलब एक तरह से एग्जैक्ट आनी चाहिए कहने को तो, लेकिन वो आती कहाँ पर है? वो मीन वैल्यू के आसपास आती है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से एग्जैक्ट साइज लाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट साइज लाना इम्पॉसिबल है एक तरह से, बिल्कुल एक्यूरेट साइज इम्पॉसिबल, ऐसा एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ना, मतलब एक तरह से उसको बेसिक साइज भी बोलते हैं, बेसिक साइज या एग्जैक्ट साइज जितनी ज़रूरत है वो एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होनी ही होनी है, और उन वेरिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? टॉलरेंस। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको, बट कुछ ना कुछ रहेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो, पढ़ने की वजह से हो, किसी से भी हो। ठीक है, तो इसकी इस वजह से कोई भी कंपोनेंट को हम बिल्कुल प्रिसाइजली नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से होता क्या है, मतलब साथ साथ आप इस बात को नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में कि हम लोग करते क्या है, इसको एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट में बनाते हैं। ठीक है, और इस लिमिट, इन डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, ये इसका टॉलरेंस कहलाता है कि इतना टॉलरेंस हम दे सकते हैं। तो कोई भी अगर पार्ट की अगर मैं बात करूं, कोई भी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो एक उसकी अपर लिमिट होगी और एक क्या होगी इसकी? लोअर लिमिट। कोई भी पार्ट हुआ, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग टॉलरेंस। परमिसिव टॉलरेंस भी बोल सकते हैं कि भाई कितना टॉलरेंस है, परमिसिबल टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं एक एग्जांपल से समझाना पड़ेगा आप लोगों को ये चीज़। जैसे कोई भी शाफ्ट है, जैसे मान लो इस तरह से दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? शाफ्ट का जो बेसिक साइज है वो 40 mm है, ये बेसिक साइज है इसका। ठीक है, और ये एक्सेप्ट किस रेंज में होगी? इसकी अपर लिमिट क्या है? इतने mm, और लोअर लिमिट क्या है? ये है, याद रखना। बेसिक साइज भी बोल सकते हो, नॉमिनल साइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो परमिसिव टॉलरेंस, इन दोनों को जब आप घटाएंगे, इनको डिफरेंस करेंगे तो वो कितना आएगा? 0.04। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है, याद रखना, इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। तो कहने का मतलब क्या है? अब देखो, पूरी का पूरा जो मैं अब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, शाफ्ट और होल का कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा। शाफ्ट और होल, इनके दोनों का जो फिटमेंट आएगी। अब कोई भी इंडस्ट्री है जो कि शाफ्ट और होल बना रही है, तो इन दोनों का प्रॉपर फिट होना ज़रूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। जैसे ज़्यादा क्लियरेंस भी नहीं हो सकता, ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता। ठीक है, इतना इनफ क्लियरेंस रहना चाहिए कि भाई शाफ्ट और होल के बीच में एक ऑयल फिल्म भी आएगी लुब्रिकेशन के लिए, उसके लिए भी होनी चाहिए जगह। अच्छा, ज़्यादा जो क्लियरेंस होगी तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए, शाफ्ट को ख़राब हो जाएगी वो। ज़्यादा क्लियरेंस भी नहीं कर सकते हैं ना हम लोग,
ज़्यादा क्लियरेंस कर देंगे तो वो रैपिड वाइब्रेशंस वगैरह ज़्यादा हो जाएगी, रैपिड वेयर हो जाएगा उसका। मेरी बात समझ गए होंगे आपको। टॉलरेंस का कंसेप्ट आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ इसमें, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से। मैं मेरे को ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जैसे अभी तक आज तक मेट्रोलॉजी नहीं पढ़ी है, उस तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो अब होता क्या है कि जो मैंने आपको जो वेरी मतलब एरर्स हैं वो किस में आ रहे हैं, रैंडम एरर्स को अगर मैं बात करूं तो वो उनमें तो कुछ ना कुछ मतलब रैंडम एरर्स जो मशीनिंग का है, किसी ने गलत पढ़ लिया फ्रिक्शन के कारण, ये सब रैंडम एरर्स हैं, इनएविटेबल हैं, इनको कुछ नहीं कर सकते हम, मैन्युफैक्चरिंग के कारण भी आता है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। कैसे वो होता क्या, थोड़ा सा मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकता इसमें, पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसमें। हम्म, तो इसका जो ग्राफ आता है, ये अगर मैं यहाँ पर सेंटर लाइन बनाऊँ इधर, ठीक है, इस तरह से आता है। यहाँ पर ये होता है एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यहाँ 2 होता है और यहाँ पर 3 सिग्मा होता है। यहाँ पर -1 सिग्मा होता है, -2 सिग्मा होता है और यहाँ पर -3 सिग्मा होता है। तो जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्राफ कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो जो हमारे पार्ट हैं वो कितने होते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में, एक इधर और एक इधर, टोटल तो 2 सिग्मा हो जाएगा। तो कितने पार्ट आते हैं इस जोन में, 68.3% पार्ट्स आते हैं जो कि इस लिमिट्स में आते हैं। मतलब ये मीन वैल्यू है ना, ये मीन वैल्यू है, इससे डिस्पर्स कितना हुआ वो मैंने आपको बताया, डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएट कितना हुआ। और जो इस ग्राफ के अंदर आ रहे हैं वो परमिसिबल है, कहने का मतलब ये है। क्लियर, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होता है। अच्छा, 2 सिग्मा में कितना, ये 2 इधर इधर यानी कि 4 सिग्मा में कितना आता है, 95% पार्ट आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, 95%। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 6 सिग्मा टोटल वाले में कितने आते हैं, सिग्मा में कितने परसेंट पार्ट आते हैं, 99.74%, 99.74%। ठीक है, तो यानी कि 99.74% पार्ट ये ±3 सिग्मा लिमिट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला केस है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो अब इंटरचेंजेबिलिटी की बात कहाँ से आती है, प्रिंसिपल क्या है मतलब। अब देखो, हमें मान लो मास प्रोडक्शन करना है, लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनाने हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आप सेम ऑपरेटर को यूज़ करोगे, दोनों मतलब आपने शाफ्ट भी बनानी है, होल भी बनानी है, तो वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब जब मास प्रोडक्शन में बनता है तो कम से कम समय में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट बने, ये होता है फंडा इसमें। ठीक है, तो आइडेंटिकल पार्ट्स अगर आपको बनाना है, मास प्रोडक्शन में बनाना है, तो आपको क्या करना है कि किसी भी पार्ट को उठाएं और लगाएं और वो उसमें फिट आ जाना चाहिए। कहीं और से बनाया मान लो आपने, तो एक स्टैंडर्ड सेट कर देना है इसमें। ठीक है, ओके। तो इंटरचेंजेबिलिटी में हम लोग करते क्या है, इसको मैं एक जगह आपको नोट करा देता हूँ। इंटरचेंजेबिलिटी लिखते हैं इसको। इंटरचेंजेबिलिटी की अगर कहीं पर भी बात आएगी तो आपने क्या दिमाग में रखना है इसमें, कि जब भी इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चर को अडॉप्ट करेंगे तो कोई भी एक कंपोनेंट को आप सेलेक्ट करेंगे रैंडमली। मैं इसको लिख देता हूँ, एनी वन कंपोनेंट selected at random, selected
एट रैंडम शुड असेंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुड असेंबल, किसके साथ असेंबल होना चाहिए, विद एनी, आर्बिट्रली आपने कोई भी मतलब पार्ट बनाया उसके साथ असेंबल कर लेना चाहिए। और वो जो पार्ट्स बना रहे हो, एक किसी ने बनाया ऑपरेटर ने, एक दूसरे ऑपरेटर ने बनाया, एक तीसरे ऑपरेटर ने बनाया, ऐसा नहीं कि एक ही बंदा बनाया जा रहा, इससे तो बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगी। कहीं कोई भी बना सकता है, अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस पे बना सकता है, कहीं और भी बन सकते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो असेंबल आपने करा किसी भी पर्टिकुलर फिट के साथ, तो जो डायमेंशन है कंपोनेंट की वो मतलब उसी लिमिट में आना चाहिए, उस टॉलरेंस लिमिट्स में आना चाहिए। टॉलरेंस दे के रखेंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स वाई टॉलरेंस, हमें टॉलरेंस देनी पड़ी यहाँ पर, टॉलरेंस रहेगी, ठीक है। तो इंटरचेंजेबल असेंबली का मतलब क्या है कि आइडेंटिकल कंपोनेंट्स, इस बात को ध्यान रखना, आइडेंटिकल कंपोनेंट्स रहें, मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट ऑपरेटर, जो मैं आपको बोल ही रहा हूँ बात को, मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। और डिफरेंट मशीन टूल, डिफरेंट कंडीशन, और उनको हम असेंबल कर दें और रिप्लेस कर सकें बिना किसी मॉडिफिकेशन के। असेंबली स्टेज पे जब भी हम असेंबल करने जा रहे हो तो हम उनको असेंबल मतलब उनको असेंबल कर सकें और रिप्लेस भी कर सकें किसी विदाउट एनी अल्ट्रेशन, क्लियर, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी। और इससे हमारी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब बहुत कम हो जाती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। समझ आ गई मेरी बात? तो हम, मैंने जैसे बताया ये सब चीज़ आप बात, कुछ बातें नोट भी कर सकते हैं खुद भी लेक्चर को बैक करके। डिफरेंट ऑपरेटर्स बताए ना, समय बचता है इससे, डिफरेंट मशीन टूल और अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और उनको आप असेंबल करो, ठीक है। दे कैन बी असेंबल्ड एंड रिप्लेस्ड विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन या विदाउट एनी फर्दर अल्ट्रेशन, ओके। तो इससे प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ती है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। क्योंकि बल्क में बन रहे हैं ना कंपोनेंट, व्हेन द कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बल्क, मतलब जो कंपोनेंट बल्क में बनते हैं तो दे आर इंटरचेंजेबल, ओके। अब मान लेते हैं भाई, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो अब आपको शाफ्ट के साथ असेंबली करनी है होल की, यही सबसे बेसिक एग्जांपल है ना। शाफ्ट के साथ क्या करना है, असेंबली करनी है होल की। तो क्या करेंगे इसमें, हम इसको हटा देते हैं, एक मिनट, शाफ्ट विद होल, इनकी असेंबली करनी है मान लेते हैं। और जो मैटिंग पार्ट्स है ना, बल्क में बनाए, मान लो 2000 बनाए हैं, 2000 ईच, 2000 शाफ्ट वो 2000 होल। तो आपने क्या करना है, 2000 में से यहाँ शाफ्ट पड़ी हैं, यहाँ पर होल्स पड़े हैं, जो भी है, रैंडमली इसको उठाना है, रैंडमली इसको उठाना है और इनको असेंबल करना है। ये अलग जगह से बने हो चाहे ये अलग, अब 2000 एक ही बंदा थोड़ा बना देगा, ठीक है, ये बात समझने की है। अच्छा, एक और इसका एक और फ़ायदा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर इंटरचेंजेबिलिटी की जो इसका मेजर एडवांटेज है, आप इसको ईजिली रिप्लेस कर सकते कोई भी पार्ट, क्योंकि पता है और पड़े होंगे, अगर सेम ही है सब पार्ट मतलब, लेकिन है उस टॉलरेंस लिमिट में, ठीक है। तो मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, और ले लो और यूज़ कर लो, जो रिप्लेस हो गया बल्क में बनता है ना, और हम टॉलरेंस दे के रखते हैं इसमें। क्लियर, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तभी कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छा, इंटरचेंजेबिलिटी के लिए ना स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूँ। स्टैंडर्ड्स जो भी हैं उनको फॉलो करके तभी होगा, जो टॉलरेंस के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका जो अपोजिट है, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। इसका इंटरचेंजेबिलिटी का जो अपोजिट है, जो किसी पार्ट्स को आपको बहुत पर्टिकुलर प्रिसीजन से बनाना है, तो उसके लिए हम लोग सेलेक्टिव असेंबली अप्रोच लगाते हैं। सेलेक्टिव, इसका अपोजिट है ये अप्रोच,
मतलब कोई पार्ट आपके पास स्पेशल पार्ट आया, बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए, बहुत अच्छा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, मान लो जैसे एरोप्लेन के लिए, एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए, तब आपको ये अगर मतलब महंगा भी पड़ सकता है, अगर पार्ट सपोज करो महंगे, तब आपको सेलेक्टिव असेंबली मतलब इसके लिए आपको एक अलग असेंबली लाइन बनानी पड़ेगी या अलग पर्टिकुलर वर्कर्स को रखना पड़ेगा, सो दैट आपको इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ना लगे, ठीक है, और प्रॉपरली एक ही बार में काम हो जाए, तो फिक्स तरीके से होता है, और इसकी जो प्रिसीजन भी रहेगा वो भी एक्यूरेट रहना चाहिए, टॉलरेंस लिमिट भी कम होती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव असेंबली अप्रोच। मैंने जस्ट दिमाग में आ गया मेरे तो बता दिया, इसका जस्ट अपोजिट है ये। ओके जी, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम इसमें अब, और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा आज का वो है टॉलरेंस। वो तो मैंने आपको बता ही दिया टॉलरेंस है क्या चीज़, तो हमारी पहले भी हो गया था। टॉलरेंस की अगर एक और आसान भाषा में कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ परमिसिबल वेरिएशन ऑफ अ डायमेंशन, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ABCD ऑप्शन में बनती है ना, ये सब बहुत काम आती है, वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। परमिसिबल वेरिएशन ऑफ अ डायमेंशन, सपोज डायमीटर हो गया ना, कहाँ से, फ्रॉम अ स्पेसिफाइड या बेसिक वैल्यू, तो ये बात आप याद रखना इसमें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मतलब एक तरह से एल्जेब्रिक डिफरेंस है बिटवीन अपर एंड लोअर डायमेंशन, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है, याद रखना, इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, एल्जेब्रिक डिफरेंस, मतलब जो माइनस का है उसे और माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वो चीज़ बता रहे हैं बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्लियर, यहाँ से आपको लिमिट का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये भी अलग अलग टाइप की हैं, जस्ट लाइक यूनिलेटरल टॉलरेंस, और एक होती है बाईलेटरल टॉलरेंस। कैसे, यूनिलेटरल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझेंगे, हम थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। देखो यूनिलेटरल का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल से बताऊँ, मान लो बेसिक साइज 40 है, और इसके टॉलरेंस लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, प्लस के 0.2 और प्लस का ही 0.0 मतलब 0.1, या 40 प्लस के 0.02 और यहाँ पर 0, ठीक है, या 40 लिखा माइनस के 0.01 लिखा और या माइनस के 0.02 लिखा। इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, इसका अगर डायग्राम बनाया जाए और इसको टॉलरेंस को हैश से दिखाते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। इसका जो बेसिक साइज़ है, जैसे बेसिक साइज़ में आपको यहाँ पर बना देते हैं, ये इस लाइन, ये किसकी है, बेसिक लाइन है। तो बेसिक लाइन की या तो पूरा पूरा ऊपर रहेगा या पूरा पूरा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। कैसे, ये वाला अपना बेसिक साइज है, क्लियर। और ये जो हैश वाला मैंने बताया तो इधर है ना, या किधर रहेगा, इस लाइन के जो हमारा टॉलरेंस लिमिट है ऊपर रहे, दोनों प्लस में आएंगे ये वाले, ये दोनों किस में आएंगे, एक जीरो हो गया, एक माइनस में आ जाएगा, नीचे भी आ सकते हैं, मतलब या तो प्लस वाला हिस्से में रहे या माइनस, दोनों तरफ ना हो। अब दूसरा क्या है इसका, बाईलेटरल टॉलरेंस। बाईलेटरल के लिए क्या तरीका है, ये है, एक प्लस में हो गया, मतलब यहाँ तक रहेगा, जो इस लाइन से मिक्स हो जाए, बेसिक वाली लाइन से, जस्ट लाइक बाईलेटरल का एग्जांपल, मान लो ये माइनस के 0.01 है और ये प्लस का 0.02 है,
ये वाला पॉइंट, इस लाइन से कितना ऊपर गए, इस लाइन से कितना नीचे आए, ये दैट इज कॉल्ड दिस। क्लियर? इसको बोलते हैं क्या, बाइलेटरल टॉलरेंस। न्यूमेरिकल का काम आएगा, अब इसमें कोई थ्योरी इसके अलावा नहीं बनती है। ओके जी, तो इस तरीके से हम लोग इसमें दिखा सकते हैं इसको। ओके, अच्छा कुछ ना मैंने आईईएस में एक दो क्वेश्चन देखे थे, टॉलरेंस के ना सिंबल कई बार पूछते हैं। ठीक है, मतलब टॉलरेंस, कौन से टॉलरेंस ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो किस टाइप के टॉलरेंस बात करते हैं उसके बारे में, जस्ट लाइक और ये टॉलरेंस कौन से ज्योमेट्रिक टॉलरेंस होते हैं। जैसे एक दो सिंबल मैं आपको बताऊंगा, जैसे ओरिएंटेशन से रिलेटेड जो टॉलरेंस है उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन टॉलरेंस। ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में आता है, वैसे बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन आईएएस में एक दो बार क्वेश्चन देखा मैंने सिंबल का, इसलिए बता दे रहा हूँ। उसको बोलते, जैसे अब कैसा है उसका ज्योमेट्रिकल सिंबलेंस कैसा है, ऐसा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर डेविएशन, परपेंडिकुलर डेविएशन मतलब, इसका मतलब क्या होगा, मतलब जो आपका सरफेस है उससे जो डेविएशन आ रही है परपेंडिकुलरली आ रही है सरफेस के। ऐसे ही ये वाला सिंबल है इस टाइप से, ये क्या है आपके सरफेस के पैरेलल आ रही है जो डेविएशन आ रही है, मतलब ज्योमेट्रिकली ये टॉलरेंस दिखाने का तरीका है इसमें। और किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ रही है तो इस तरह से सिंबल दिखाया गया है। तो ये किसके अंदर है, ओरिएंटेशन टॉलरेंस के अंदर आती है। और ओरिएंटेशन टॉलरेंस किस में आता है, ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस में आता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तभी ऐसा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैंने बस बता दिया आपको, एक बार क्वेश्चन आया था तो बताना पड़ा मेरे को इसमें। आज के लिए जो मैं आपको लास्ट टॉपिक बताऊंगा वो बताऊंगा मैक्सिमम और मिनिमम मेटल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है इसमें। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, मिनिमम मटेरियल कंडीशन वो क्या रहेगी। तो मैक्सिमम मेटल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मैक्सिमम मटेरियल का मतलब क्या हुआ, कोई भी शाफ्ट है, ध्यान से समझिएगा, शाफ्ट का मैक्सिमम मटेरियल कब होगा। ये शाफ्ट है, मतलब इसकी अपर लिमिट होएगी या लोअर लिमिट होगी, सिंपल सी बात है। तो मैक्सिमम मटेरियल क्या होगा, इसका अपर लिमिट होएगी, याद रखना। अपर अपर लिमिट होएगी शाफ्ट की, दैट इज मैक्सिमम मटेरियल लिमिट। और यही कोई होल होता अगर ये, तो इसकी जितनी लोअर मतलब जो लोअर लिमिट होगी, जितना ज़्यादा, सॉरी हाँ लोअर होगा, जितना ज़्यादा होल कम होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम मटेरियल होगा। सिंपल सी बात है ये तो, सोच के देखो, कोई होल है और जितना छोटा होल होगा उतना इसमें ये मटेरियल होगा इस असेंबली में। क्लियर है, ये भी आगे काम आएगा जब हम फिट्स वगैरह पढ़ेंगे, ये सब काम आने वाला है आपको। ठीक है, ओके जी। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फिट्स रहेगा, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, है ना, ट्रांजिशन फिट, इसको हम पढ़ेंगे। अलाउंसेस को हमने पढ़ना है बहुत डिटेल में, ठीक है, और उनके जो सिंबल हैं उन लोगों को हमने पढ़ना है। फिर होल बेसिस, शाफ्ट बेसिस सिस्टम है एक, इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं हम लोगों ने इसमें। और फिर इसका सिस्टम भी आता है, किसको को जो इसका स्टैंडर्ड है उसको फुलफ़िल करने के लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो है इसमें टॉपिक। ठीक है, फिर हम गेजिंग को पढ़ेंगे इसमें एक अलग टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ेंगे। फिर हम लिमिट गेजेस जो होते हैं उसको पढ़ेंगे, गो गेज, नो गो गेज, और उन लोगों को हमने देखना है। कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं प्लग गेज, रिंग गेज के, उसको हमने देखना है, उसका डिज़ाइन कैसा है, अलाउंस कितना देते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। 4-5 लेक्चर में मैं टॉपिक ख़त्म करूँगा, और पहले भी मैंने बनाया है इस पर, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ यहाँ मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसको। ओके, न्यूमेरिकल्स आप देखिएगा बहुत ही शानदार लेवल के हम लोग करेंगे, और सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ इस तरह से हम पढ़ रहे हैं इसमें। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।